नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं करंट अफेयर के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो हाल ही में घटनाएं एवं महोत्सव के बारे में। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न दिया हुआ है। मिसेज अमेरिका साइलिन फोर्ड मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज हासिल किया है। ये क्या हुआ है? एक मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज हासिल करने वाली मिसेज अमेरिका की साइलिन फोर्ड हैं। कौन है? मिसेज अमेरिका की साइलिन फोर्ड। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये 37 वर्षीय साइलिन फोर्ड को मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता के रूप में ताज पहनाया गया है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, उन्हें आयरलैंड की निवर्तमान रानी केट श्राइडेंस ने ताज पहनाया था। किसने पहनाया था? आयरलैंड की निवर्तमान रानी केट श्राइडेन ने ताज पहनाया था। आपको चलिए दिखाते हैं मिसेज अमेरिका साइलिन फोर्ड को चित्र के माध्यम से। मिसेज साइलिन अमेरिका फोर्ड को ये आप देख सकते हैं, ये है मिसेज अमेरिका साइलिन फोर्ड। जो जिनको क्या हुआ, ये आप चित्र के माध्यम से ऊपर देख सकते हैं। इनको मिसेज वर्ल्ड यानी कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज हासिल किया है। इन्होंने क्या किया है? मिसेज वर्ल्ड का 2022 का ताज हासिल किया है। ये हैं अमेरिका की रहने वाली हैं साइलिन फोर्ड। चलिए आइए देखते हैं कुछ और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। मिसेस जॉर्डन जैकलिन स्टेप और मिसेज यूएई देवांजलि कामात्रा उपविजेता रही हैं। कौन कौन रही हैं? जो है जैकलिन स्टैम्प और मिसेज यूएई देवांजलि कामस्त्रा उपविजेता रही हैं। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, साइलिन फोर्ड ने प्रतियोगिता में अमेरिका के प्रतिनिधित्व किया और खिताब दावा करने के लिए दुनिया भर में 57 अन्य प्रतियोगिताओं से मुकाबला किया। कितने लोगों से किया? दुनिया के 57 अन्य प्रतियोगियों से मुकाबला किया। चलिए आइए देखते हैं और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। यह 8वीं बार है जब किसी अमेरिकी प्रतिनिधि ने मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता है। कितनी बार है? 8वीं बार जो किसने अमेरिका प्रतिनिधि ने मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, साइलिन फोर्ड अमेरिका के रोहियो के ग्रीनविले की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? यह अमेरिका के ओहियो के ग्रीनविले की रहने वाली हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न है, नवदीप कौर मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? नवदीप कौर ने। किसने? नवदीप कौर ने क्या जीता है? मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता है। इसी में इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, भारत की नवदीप कौर। कौन है ये? भारत की रहने वाली हैं। नवदीप कौर ने नेवादा लास वेगास में प्रतिष्ठित मिसेस वर्ल्ड 2022 पेजेंट में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं नवदीप कौर को जो चित्र के माध्यम से। ये आप देख सकते हैं नवदीप कौर को, ये चित्र के माध्यम से ऊपर। ये मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में, कब? मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता है। किसका जीता है? सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इसकी जानकारी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। वह मिसेज इंडिया वर्ल्ड्स 2021 की विजेता हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022 में देश का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नवदीप उड़ीसा के स्टील सिटी, कहाँ की हैं ये नवदीप कौर? उड़ीसा के स्टील सिटी राउरकेला के पास एक छोटे से शहर से हैं। किसके हैं? राउरकेला के पास एक छोटे से शहर से हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न है, सुमित भाले अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में जीता है स्वर्ण पदक। किसने जीता है? सुमित भाले ने। जो अंतर्राष्ट्रीय लोक कला हुई थी उस महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है। ये इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। महाराष्ट्र के लावड़ी कलाकार, कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के लावड़ी कलाकार फुटबारी
तालुका के सुमित भाले ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पर हुई थी? दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं चित्र के माध्यम से सुमित भाले को। ये आप देख सकते हैं सुमित भाले, जो ऊपर चित्र के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हैं सुमित भाले। ये सुमित भाले हैं, इन्होंने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय लोक कला जो हुई है महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, नितिन गडकरी माघव बाग के पावर एमएपी एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है। ये आप ऊपर देख सकते हैं नितिन गडकरी को। ये हैं नितिन गडकरी जो माघव बाग के पावर एमएपी एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है। किसका किया? एमएपी एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है वो है नितिन गडकरी ने जनवरी 2022 में माघव बाग के पावर एमएपी का उद्घाटन किया। किसका किया है? एमएपी का उद्घाटन किया है। पावर एमएपी डॉक्टर के लिए विकसित किया गया एक मेडिकल एनालिसिस एप्लीकेशन है जिससे उन्हें मरीज के क्लिनिकल मापदंड के बारे में आवश्यक मेडिकल इंटेलिजेंस प्राप्त करने में मदद मिलती है ताकि उनकी पुरानी बीमारियों को प्रभावी ढंग से ठीक किया जा सके। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे क्या है कि मरीज की क्लिनिकल मापदंडों के बारे में आवश्यक जानकारी इकट्ठी करेगी, यानी कि जानकारी इकट्ठी करने में मदद करेगी, जिससे क्या है पुरानी बीमारियों को प्रभावित ढंग से ठीक किया जा सके। जो पुरानी बीमारी होती थी उनको ठीक ढंग से तरीके से सही किया जा सके। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, असलान कारुत्सेव सिडनी टेनिस क्लासिक जीता। ये इन्होंने क्या किया है? ये असलान करातसेव हैं जी, आप ऊपर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये असलान करातसेव जो सिडनी में जो टेनिस क्लासिक जीता है, जो सिडनी में हो रही थी टेनिस क्लासिक जीता है। चलिए आइए देखते हैं इनकी कुछ और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। फैक्ट दिया है, टेनिस में असलान कारुत्सेव ने एंडी मरे को, किसको? एंडी मरे को 6-3 और 6-3 से हराकर सिडनी टेनिस क्लासिक फाइनल में पुरुषों का एकल खिताब जीता है। किसमें जीता है? पुरुषों का एकल खिताब जीता है और अपने तीसरे एटीपी टूर खिताब का दावा किया और अपने तीसरा जो एटीपी टूर है उस खिताब का दावा किया है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महिला के एकल खिताब का दावा स्पेनिश दुनिया की 9वें नंबर की पाउला बडोरासा ने किया है। उन्होंने अपने तीसरे करियर के खिताब पर कब्जा करने के लिए बारबोरा क्रेजिकोवा को 6-3, 4-6 और 4-7, 6-4 से हराया है। ये हैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके जो परीक्षा उपयोगी हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया हुआ है, हिमाचल प्रदेश 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू करेगा। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश ने क्या हुआ है जी, 9वीं जो महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी है उस चैंपियनशिप का 2022 में शुभारंभ होगा। चलिए आइए दिखाते हैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। हिमाचल प्रदेश में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन लाहौल स्पीति जिले के कहाँ पर हो रहा है? जो लाहौल स्पीति जिला है उस आइस स्केटिंग रिंग, जो आइस स्केटिंग रिंग काजाक में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? लाहौल स्पीति जिले के लाइस स्केटिंग रिंग काजा में किया गया है। किसका? जो 9वीं महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन। चलिए आइए देखते हैं कुछ और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। इसी की फैक्ट है, प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आइस हॉकी प्रतियोगिता एवं विकास शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यानी पहली बार हो रहा है ये कि राष्ट्रीय स्तर पर आइस हॉकी की प्रतियोगिता हो रही है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस मेगा इवेंट में हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख, आईटीबीपी लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली की टीमें भाग ले रही हैं। कौन कौन सी टीमें भाग ले रही हैं इस इवेंट में? हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख, आईटीबीपी लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली की टीमें भाग ले रही हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है,
हरियाणा निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की गई हैं। किसके लिए है? वो हरियाणा के निजी क्षेत्रों के लिए है। जो हरियाणा के निजी स्थानीय क्षेत्र हैं उनके लिए 75% नौकरियों का आरक्षण किया गया है। ये किसने किया है? ये हरियाणा सरकार ने किया है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इसकी जानकारी इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। फैक्ट है, हालांकि यह नियम 30,000 रुपये तक की निजी नौकरियों पर ही लागू होगा। यह क्या है? यह नियम केवल 30,000 रुपये तक की निजी नौकरियों के ही लिए लागू है। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 15 जनवरी से लागू हो रहे कानून से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए विभाग ने पोर्टल भी बनाया हुआ है। क्या हुआ है? जो 15 जनवरी से लागू इस कानून के लिए जानकारी के लिए विभाग ने एक पोर्टल भी बनाया है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह कानून 10 साल तक प्रभावी रहेगा। कब तक रहेगा? 10 साल तक प्रभावी रहेगा। स्टार्टअप को कानून में 2 साल की छूट रहेगी और 2 साल की छूट के साथ रहेगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न दिया हुआ है, गुजरात हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है। ये आप ऊपर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं गुजरात हाई कोर्ट को, जो न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बना है। ये देश का पहला हाई कोर्ट है, इसे आप छाप लीजिए। न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट बना है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इसकी जानकारी इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। फैक्ट दिया है, गुजरात हाई कोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार होगी जो मामले के निपटान और निलंबित मामले तक आदि को प्रदर्शित करता है। क्या है? ऐसी एक डिस्प्ले लगाई गई है, भीतर की जो बातें हैं यानी कि जो हो रहा है उस बाहर को एलईडी डिस्प्ले में दिखाया जाएगा। जब तक यह चलता रहेगा जब तक मामले को निपटाया और निलंबित मामले आदि तक प्रदर्शित करता रहेगा। चलिए आइए देखते हैं कुछ और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है इसी प्रश्न की है। इस दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि प्रौद्योगिकी के उपभोग और उपयोग मानव हस्तक्षेप के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमें समझना चाहिए कि प्रौद्योगिकी बदलाव का सूत्रधार है लेकिन बदलाव का चालक मानव मन रहा है और होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश जो एक उत्तर प्रदेश राज्य है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी में 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू कर रहा है, वह राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य ने आप ये ऊपर देख सकते हैं टाटा पावर, ये ऊपर टाटा पावर सोलर है ना, इसको रिन्यूएबल एनर्जी में 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू करने वाला राज्य है। चलिए आइए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड TPREL ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बांदा में, कहाँ पर? प्रयागराज और बांदा में 50-50 मेगावाट की 2 सौर ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू किया है। किसको? 50-50 मेगावाट की 2 सौर परियोजनाओं को शुरू किया है। चलिए आइए देखते हैं इसकी और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। फैक्ट है, संयंत्रों ने सालाना 221.26 मिलियन यूनिट से अधिक उत्पादन की उम्मीद है। कितनी है? सालाना 221.26 मिलियन यूनिट से अधिक उत्पादन की उम्मीद है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट है, इन 2 परियोजनाओं के लिए TPREL और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPPCL लखनऊ के बीच बिजली खरीद समझौता PPA पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। क्या हुआ है? लखनऊ के बीच बिजली खरीद समझौते के लिए हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न दिया हुआ है, हरियाणा सरकार रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसने किया है? ये हरियाणा सरकार ने किया है। किसे किया है? रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसी में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हरियाणा सरकार ने NIT फरीदाबाद की रेणु, किसकी हैं ये? फरीदाबाद की हैं, रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसकी? राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
ये आइए आपको दिखाते हैं रेणु भाटिया, जो हरियाणा सरकार के लिए राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। ये फरीदाबाद की, कहाँ की हैं? ये फरीदाबाद की रेणु भाटिया हैं। ये फरीदाबाद की रहने वाली रेणु भाटिया हैं। इनको क्या हुआ, हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग, किसका, राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसका किया? राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। ये आप पूर्व चित्र के माध्यम से देख सकते हैं रेणु भाटिया को। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इसकी जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। यह है, उनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए हुई है। किसकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए हुई है? रेणु भाटिया की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए हुई है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रेणु भाटिया ने 2008 में बनी, जो रेणु भाटिया ने 2008 में बनी 42 मिनट की शॉर्ट फिल्म, 42 मिनट की जो फिल्म बनाई थी, ड्रोयू ड्रामा, कौन सी? ड्रोक्यू ड्रामा बेनजीर एक हत्या में मुख्य किरदार निभाया था। इन्होंने मुख्य किरदार निभाया था, उसमें किरदार निभाया था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न दिया हुआ है, भारत सरकार कोविड टीकाकरण के 1 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया है। क्या कर दिया है? भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है। किसके? कोविड टीकाकरण के 1 वर्ष पूरे होने पर। किसके होने पर? कोविड टीकाकरण के 1 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी कर दिया है। किसने किया? ये भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, भारत सरकार ने वायरस के खिलाफ देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए रविवार को कोविड-19 टीकाकरण पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। क्या किया है? इन्होंने 19 कोविड-19 टीकाकरण पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। कब किया है? रविवार को। किसकी है? ये पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए। चलिए आइए देखते हैं कुछ और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, स्मारक स्टैंप डिजाइन के एक स्वास्थ्य कार्यकालय को कोविड-19 वैक्सीन के साथ एक वरिष्ठ नागरिक को कोवैक्सीन शीशी की छवि के साथ टीका लगाते हुए दिखाया गया है। किसके साथ? टीका लगाते हुए दिखाया गया है। इसी पे अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह डाक टिकट देश भर में हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स और वैज्ञानिक समुदाय द्वारा लोगों को कोविड महामारी से बचाने के लिए एक नए उल्लेखनीय कार्य को दर्शाता है। क्या किसको दर्शाता है? हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स और वैज्ञानिक समुदाय द्वारा लोगों को कोविड महामारी से बचाने के लिए उल्लेखनीय कार्य को दर्शाता है। कौन सा? एक डाक टिकट देश भर के हमारा। कौन सा है वो? डाक टिकट। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न दिया हुआ है, टेक महिंद्रा, जो टेक महिंद्रा है उन्होंने क्या किया है? 2620 करोड़ में यूरोपीय फर्म कॉमटेक को इट का अधिग्रहण करेगी। किसका अधिग्रहण करेगी? कॉमटेक को इट का अधिग्रहण करेगी 2620 करोड़ में यूरोपीय फर्म का। चलिए आइए देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हो सकता है। फैक्ट है, टेक महिंद्रा लिमिटेड लातविया और बेलारूस में विकास केंद्र के साथ कॉमटेक कोएट लिमिटेड सीटीसी सॉफ्टवेयर समाधान और सेवा प्रदाता को खरीदने के लिए सहमत हो गया है। कौन सहमत हो गया है? ये है लिमिटेड सॉफ्टवेयर समाधान और सेवा प्रदाता को खरीदने के लिए सहमत हो गया है। कौन हो गया है जी सहमत? विकास केंद्र के साथ बेलारूस में। चलिए आइए देखते हैं कुछ और जानकारी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। फैक्ट है, वह इसे 310 मिलियन लगभग 2620 करोड़ में खरीदेगी। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, टेक महिंद्रा SWFT और श्योरेंस प्लेटफॉर्म CTC द्वारा वित्त पोषित 2 इंश्योरटेक मध्यम में 25% स्वामित्व के लिए कुल 20 मिलियन का निवेश कर रही है। किसका कर रही है? 20 मिलियन का निवेश कर रही है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका पहला मेक इन अफ्रीका उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश है। दक्षिण अफ्रीका ने क्या किया है? पहला मेक इन अफ्रीका उपग्रह लॉन्च किया है।
जी आप ऊपर देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये है पहला मेक इन अफ्रीका उपग्रह लॉन्च करने वाला दक्षिण अफ्रीका पहला देश है। चलिए आइए देखते हैं इसकी कुछ और जानकारी, इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका ने पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है। किसे किया है? उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अमेरिकी एयरस्पेस कंपनी स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्ट 3 मिशन के हिस्से के रूप में 3 स्थानीय रूप से उत्पादित नैनो सैटेलाइट्स जो देश के पहले समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह MDA-SAT नक्षत्र को बनाते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैप कैनेवेरल से लॉन्च किए गए थे। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया हुआ है, MIT द्वारा 26वें CISO डीप ड्राइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन है। क्या है? जो मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या किया है, उसके द्वारा 26वें CISO का डीप ड्राइविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करने जा रहा है। चलिए आइए देखते हैं इसकी कुछ और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय साइबर सुरक्षा भारत पहल के तहत क्या है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय साइबर सुरक्षा पहल के तहत 26वें CISO डीप ड्राइविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है। क्या कर रहा है? 26वें ISO डीप ड्राइविंग ट्रेनिंग का आयोजन कर रहा है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है इसमें, इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को उभरते साइबर खतरों के बारे में बेहतर तरीके से समझाना है। किसको समझाना है? साइबर खतरे के बेहतर तरीके से समझाना है, जो साइबर खतरा है उससे समझाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कार्यक्रम 17-22 जनवरी यानी 17 से 22 जनवरी 2022 के बीच आयोजित किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? 17 से 22 जनवरी के बीच। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनमें नेटवर्क सिक्योरिटी, एड पॉइंट सिक्योरिटी आदि जैसे विषय शामिल होंगे। कौन कौन से विषय शामिल होंगे? सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी आदि का नेटवर्क शामिल होंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न दिया है, राज्य मंत्री सुभाष सरकार, जो राज्य मंत्री हैं सुभाष सरकार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत की है। इन्होंने क्या किया है, ये ऊपर आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये राज्य मंत्री सुभाष सरकार हैं, इन्होंने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत की है। जो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत करने के लिए राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने यह पहल शुरू की है। चलिए आइए देखते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने, जो शिक्षा मंत्री राज्य सरकार के हैं सुभाष सरकार ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार SVP 2021-22 को वस्तुतः लॉन्च किया है। क्या किया है इन्होंने? वस्तुतः लॉन्च किया है। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार उन स्कूलों को मान्यता देता है, प्रेरित करता है और पुरस्कार देता है जिन्होंने भविष्य में और सुधार करने के लिए स्कूल के लिए एक बेंचमार्क और रेड मैप प्रदान किए हुए यानी करते हुए पानी, सफाई और स्वच्छता के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किया है। किन्हें पुरस्कार करता है? भविष्य में सुधार करने के लिए। किसके? भविष्य में सुधार करने के लिए बेंचमार्क और रेड कैंप प्रदान करते हुए पानी, सफाई और स्वच्छता के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करता है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है इस स्वच्छ भारत पुरस्कार से। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार उन विद्यालयों को मान्यता देता है, प्रेरित करता है जिन्होंने भविष्य में सुधार के लिए स्कूलों के लिए बेंचमार्क, सफाई, स्वच्छता का अनुकरण किया है। इसी के बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्वच्छता के बारे में आत्म प्रेरण और जागरूकता पैदा करने के लिए। किसके लिए? स्वच्छता में आत्म प्रेरणा और जागरूकता पैदा करने के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार पहली बार 2016-17 में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा वितरित किया गया था। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। कृपया आप लोग सभी लोग घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें एवं सावधान जरूर रहें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।